वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से एजुकेशनल चैनल में। आज मैं क्लास लेने वाला हूं अकाउंटेंसी की, क्लास 12। तो आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आता है कि इसके जो फॉर्मेट है उसको कैसे याद किया जाए, क्योंकि हम लोग देख आपको पता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है ये फॉर्मेट। तो सबसे बड़ी समस्या यही है, तो इसी को आज हम लोग डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैश फ्लो के बारे में जान लें, ये क्या होता है। कैश फ्लो जो है किसी भी बिजनेस कंसर्न का फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता लगता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होती है। इससे ये पता लगता है कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है ओवर ए पीरियड। एक साल में मान लीजिए कि कितना कैश आया, कितना कैश जा रहा है, इससे ये पता लग जाता है। इसको हम लोग मेनली 3 पार्ट में बांट देते हैं एक्टिविटी वाइज। पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दूसरा है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और फाइनेंसिंग कैश फ्लो। इस तरह से एक्टिविटी वाइज 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटते हैं। तो हम लोग पहले समझेंगे कि ये क्या होता है, ये जो 3 एक्टिविटी डिफरेंट एक्टिविटीज किया है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ें इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग को ये चैनल पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आप हमारे इस पुराने बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं और आगे भी जो वीडियो बनाएंगे उनको भी आप देखेंगे और उसका फायदा उठा सकेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके जो 3 पार्ट है, पहला पार्ट है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो ये जो है कंपनी के जो मेन जो बिजनेस है, जिस काम के लिए वो बिजनेस है उसमें कितना कैश फ्लो हो रहा है, ये से पता लगता है। इसको हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहते हैं। और अगला है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इसमें हम लोग को क्या मिलता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे परचेजिंग है, सेलिंग है एसेट्स की, उसमें कितना कैश का फ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, वो इससे पता लगाते हैं। और लास्ट में है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। इसमें हम लोग को क्या मिलता है, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है बिजनेस में, तो हमें मनी बोरो करना पड़ सकता है या शेयर इशू करके कर सकते हैं। तो जो भी मेथड से अप्लाई किया जाए तो उसमें कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ये इसमें से पता लगाते हैं। तो इस तरह से 3 बाइफर्केशन हम लोग कर देते हैं, जो ओवरऑल कैश का इनफ्लो है और आउटफ्लो है। तो ये 3 पार्ट हो गया। इसी हिसाब से हमारा फॉर्मेट भी होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने सिलेबस है। इसमें देखिए ये कोड नंबर है सब्जेक्ट का 055, ये भी जानना चाहिए आप लोगों को। और
इसमें आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दो एक एक नंबर का होता है और एक 6 नंबर का। और एक बात इसमें है कि इसमें आपका ऑप्शन होता है पार्ट बी में। पार्ट ए कंपलसरी होता है, आपको पता होगा, और पार्ट बी में या तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ते हैं। दोनों में से एक को आपको करना होता है। तो आज हम बता रहे हैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए ये 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन है, देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन। एक और होता है इसमें भी, देखिए ऑप्शन भी है। और एक 6 नंबर का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जिसमें हमें फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है। तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो, इसमें कुछ थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये क्या होता है। कैश जैसे आपको पता है, ये कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये जो फिगर्स है इसको तो हम लोग कैश में ले लेते हैं। और ये आता है कैश इक्विवेलेंट, ये किसको कहेंगे? तो ये देखिए बहुत ही जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्हें हमको लेना है। जैसे ये इसका एग्जांपल देख सकते हैं, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? An investment normally qualifies as cash equivalents only when it has a short maturity of say 3 months or less from the date of acquisition। मतलब 3 महीने के अंदर ये मैच्योर होने वाला है, और इसका वैल्यू भी हम लोग मान के चलते हैं जो कोई खास चेंज नहीं होने वाला है, उन्हीं को लिया जाता है कैश इक्विवेलेंट में। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी फॉर्मेट कैसा होता है। तो इसको AS3 रिवाइज के अंडर में बनाया जाता है। और उसके पहले फिर से आपको बता दें जो 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है जिसमें जो मेन रेवेन्यू जिसमें जनरेट होती है वो आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो कैश इन आउट होती है वो हम लोग उसमें लेते हैं। और फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जिससे हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें जो कैश इन और आउट होती है वो उसको हम लोग बांट के देते हैं। तो इस तरह से 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा फॉर्मेट भी बनता है। तो देखिए एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको बनाया पहले। मेन मेन जो चीज़ होता है आप देख सकते हैं, 3 जो पार्ट है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसी हिसाब से इसको हम लोग बांट देते हैं। पहला काम ये होता है कि इसमें इस एक्टिविटी से कितना कैश इन, फाइनल फिगर क्या है, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेट फिगर क्या आया ये देखते हैं। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कितना फिगर आया वो हम लोग देखते हैं। फिर तीनों फिगर को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद यहाँ पे आप लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब साल के शुरुआत में जो फिगर है कैश और कैश इक्विवेलेंट को जोड़ के वो हम लोग लेते हैं। और यहाँ जो फिगर आता है ये मैच होना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो साल के आखिर में जो फिगर है कैश और कैश इक्विवेलेंट का वो इससे मैच हो जाना चाहिए। तो ये जब कोई आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं तब इस तरह से आपको करना होता है। ये तो ओवरऑल जो है इसका फॉर्मेट है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप देखेंगे इतने सारे चीजें हैं, देख रहे हैं, ये सारे चीज आती है और यहीं पे आपकी मुश्किलें आती है कि कैसे इनको याद किया जाए। इतने सारे चीजें हैं तो इसमें प्रॉब्लम आता है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कैसे इसको आप आसानी से याद करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये सब फिगर्स इसमें है। सबसे पहले आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें क्या क्या आता है ये भी हम आपको बताएंगे।
इसके बाद इसमें जोड़ा क्या जाता है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी इस तरह के, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें कोई भी फिजिकल कैश का मूवमेंट इसमें नहीं होता है। जो भी होती है बुकिश एंट्री होती है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है। जैसे फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट वगैरह जो है पेमेंट जो किया जाता है, वो बुक में आप दिखाते हैं। इसमें दो बात है, एक तो नॉन कैश होना चाहिए और नॉन ऑपरेटिंग भी होनी चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो उसमें जो भी कैश, फिजिकल कैश का मूवमेंट भी है, तो उसको भी इसमें से हम लोग अलग कर देते हैं। तो क्या क्या जोड़ना है, उसमें ये सारे चीजें जोड़नी है। जो इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बोरिंग से शॉर्ट टर्म बोरिंग जो भी है, और फिर डेप्रिसिएशन। अब इसमें देखिए कोई कैश मूवमेंट नहीं होता है डेप्रिसिएशन में, तो इसको लेना है। और फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट जो हम लोग करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स में, उसको राइट अप किया जाता है, वो लिया जाता है। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो ये भी, इसको भी लेते हैं। फिर फिक्स एसेट्स की जो सेल होता है उस पर अगर कोई लॉस हो, उनको भी लिया जाता है। ये सबको ऐड करना है। बैड डेट्स के अगर कोई प्रोविजन लिया है, उस सबको आपको ऐड कर देना होता है। तो ये याद रखना है कि ये सारी चीज़ें जो है ऐड करना है। और इसके बाद देखते हैं कुछ चीज़ों को लेस भी किया जाता है, जो अदर इनकम्स है होती है बिजनेस का, उनको यहाँ से हटा दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्रॉफिट गेन, अगर फिक्स एसेट्स को सेल कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम लोग लेस कर देते हैं। आपका रेंट रिसिप्ट है, ये मेन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है, ऑपरेशन से नहीं होता है। आपका कुछ अलग प्रॉपर्टी है, वहां से कुछ रेंट वगैरह मिल रहा है, तो इस तरह चीज़ों को लेस कर दिया जाता है। एक्सेस प्रोविजन है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये सब देख सकते हैं आप। ये सारे चीज़ें जो है आपको लेस कर देना होता है। ये करने के बाद आपको मिलता है वर्किंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये एक फिगर आपको मिलता है। इसमें फिर आपको ये जोड़ना होता है, जितने भी करंट एसेट्स है वो जितना कम हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और जो करंट लायबिलिटीज है उसमें जितनी इंक्रीमेंट होती है, इन दोनों को जोड़ना होता है। इसमें बैंक ओडी को छोड़ देना है। और माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स आपका बढ़ता है और जो करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है, उनको आपको माइनस करना है। तो ये भी देखिए याद करने की चीज है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और आखिर में इसमें आपको ये मिलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको यहाँ शो करते हैं। और फाइनली पेमेंट ऑफ टैक्स, जो टैक्स पेमेंट किया जाता है उसको माइनस कर देते हैं। तो आपको मिलता है नेट कैश जनरेटेड यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश जनरेट हुआ या यूज हुआ, अगर माइनस में आता है तो हम लोग कहते हैं यूज, और अगर पॉजिटिव आता है तो कहते हैं जनरेटेड। तो ये फिगर आप लोगों को यहाँ मिलता है। तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। उस तरह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। इसमें देखिए क्या आता है, इसमें सिंपल है, दो ही चीज है, माइनस और प्लस। तो माइनस क्या करेंगे, वो सारी चीजें जिसके वजह से कैश आपका आउट गोइंग होगी, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, गुडविल है, इसके लिए तो आपको कैश देना पड़ेगा ना, तो वो माइनस हो जाएगा। और उन एक्टिविटीज से जिससे आपको कैश इन होगी, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर इन्वेस्टमेंट है, जो भी इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें आपको कैश मिलेगा, तो उनको आपको यहाँ प्लस करना है। और फिर नेट बैलेंस जो भी होगी, ये आपका नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। तो इसमें तो समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, इसका ये तो आसानी है। दो ही चीज़ इसमें है, जिसकी वजह से कैश आउट होगा वो माइनस कर देंगे, और जिस भी वजह से कैश आपका इन होगा उनको आप प्लस कर देंगे। तो इससे आपको मिल जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और थर्ड होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें भी देखिए प्लस और माइनस दो ही चीज है। तो प्लस क्या करेंगे, इसमें भी जिस जो भी वजह से आपका कैश आउट होगा, उनको आपको माइनस करना होगा, और जिसमें आपको कैश मिलने वाला है उनको आपको प्लस कर देना है। जैसे इश्यू ऑफ शेयर करेंगे या डिवेंचर या लोन वगैरह लेंगे, जो भी इस तरह का डिपॉजिट्स लेंगे, तो उससे आपको कैश मिलने वाला है, उसको तो आप प्लस कर देंगे। और बाई बैक अगर हो रहा है शेयर का, रिडेम्पशन हो रहा है डिवेंचर्स का वगैरह, तो सब में आपको कैश देना पड़ेगा, तो उसको आपको माइनस कर देना है। सिंपली इसका बैलेंस आपको लेना है। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है इसमें भी। आप देख सकते हैं या तो प्लस होगा या माइनस होगा। सिंपल क्राइटेरिया यही है कि कैश अगर इन हो रहा है तो आप प्लस कर देंगे, कैश आउट हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये मिल जाएगा। इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ये लेना होता है। जो भी पिछले साल का जो डिविडेंड प्रपोज किया गया उसको माना जाता है कि इस साल पेमेंट हुआ है, उसको लेना है। करंट ईयर का आपको नहीं लेना है। तो ये सिलेबस में भी है, ये मेंशन है देखिए यहाँ पे, प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड टू बी गिवन इफेक्ट as prescribed in S4 events occurring after the balance sheet date. Current year's proposed dividend will be accounted for the next year after it declared by the shareholders. तो प्रेजेंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तीन हो गया। नेक्स्ट हमने जैसे बताया नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये मिलता है इसमें। तो ए बी और सी तीनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पे कोई भी फिगर अगर नेगेटिव में है तो इसको ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं। इसके बाद आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जैसे बैलेंस शीट में शुरुआत में जो फिगर है, देखिए 2014 का है लास्ट में, तो वो हमारा बिगिनिंग है इस साल के लिए 15 के लिए जैसे, तो वो फिगर आपको यहाँ लेना होता है। उनको ऐड करके जो आएगा वो जो है इस फिगर से मैच होना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे जो फिगर आएगा इससे अगर मैच हो गया तो समझिए आपका क्वेश्चन सही हो गया। तो इतनी सी काम है, इनको आपको करना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ, कैसे याद किया जाए इसको। इसको और बड़े से देख लीजिए इन पे। पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें क्या करना है इसको समझ लेते हैं। अलग से इसके नोट बनाया जाता है। इसमें देखिए क्या क्या है। जो नेट प्रॉफिट है उसको लिया जाता है। अगर लॉस है तो आपको माइनस में इसको लेना पड़ेगा, प्रॉफिट में है तो प्लस में ये फिगर रहेगा। तो जो भी इंक्रीज इन रिजर्व है उनको आपको इस प्रॉफिट में जोड़ देना है, अगर इस तरह से कुछ दिया है। इसमें ये याद रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नहीं लेना है, एक याद रखिएगा। फिर प्रोपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर, जैसे पहले हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर का फिगर वो लिया जाता है। कोई अगर इंटरिम डिविडेंड पेड है ड्यूरिंग द ईयर उसको भी लेना है। फिर टैक्स अगर पेमेंट है उसमें अगर कुछ रिफंड है वो एडजस्ट करके माइनस करके फिर ये लेना होता है, या प्रोविजन फॉर टैक्स अगर दिया हुआ है तो ये लेना है। तो इससे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। सवाल है इसको याद कैसे किया जाए। इसके लिए एक लेटर हमने ये सोचा है IPPE। क्या होता है देखिए,
ये जो इंक्रीज इन रिजर्व है इसके लिए आई लिया है। प्रोपोज डिविडेंड इसको याद रखने के लिए पी, और प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह कुछ है उसके लिए दूसरा वाला पी, और ई है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए। ये क्या होता है? ये इसमें बैड डेट्स रिकवर्ड, क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, मीनिंग ऑफ ए लॉटरी एक्सेट्रा, इस तरह की जो चीजें होती है उनको हम लोग यहाँ लेते हैं। तो अगर ऐसे कुछ रहेगा तो उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सवाल है कैसे ये लेटर याद रहे IPPE। तो इसके लिए एक सेंटेंस हमने सोचा है, आप भी कुछ अपने मन से सोच सकते हैं या इसी को ले सकते हैं। तो ऐसे लेटर याद करना मुश्किल होता है, तो इस तरह का सेंटेंस कुछ अपना बना लें। जैसे इसका हमने बनाया है, इमली और पापिया को पानी में एक साथ धो। कुछ इस तरह का सेंटेंस दिमाग में रहेगा कि इमली और पपीता, उसको इंग्लिश में पापिया कहेंगे, तो इनको एक साथ पानी में धोया जा रहा है। इस तरह की बात को याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि IPPE। तो उसका किस लिए आई है, पी किस क्या है, ई किस लिए, वो जब आप वो भी रिकॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको आप याद कर सकते हैं। इसको हम लोग देखते हैं जैसे पिक्चराइज करके। जैसे एक जंगल में ये बच्चा है, ये देखिए कुछ धोया जा रहा है, इमली है और पपीता है। तो इसको इस तरह का सीन आप दिमाग में बैठा लीजिए, इमली और पपैया को पानी में एक साथ धो। तो जब आप ये सीन को सोचेंगे तो ये आपको याद आने लगेगा। इसमें आई जो है इंक्रीज इन रिजर्व के लिए है, पी है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए है। फिर दूसरा वाला जो पी है प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए है, और ई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए। तो इस तरह से इस पिक्चर का सहायता लेके ये सेंटेंस को याद करके उसको आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ये हो गया IPPE। अगला है ये जो पोर्शन है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो आपको ऐड करना है। देखिए इतने सारे चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है, इस तरह से कुछ करना है, सोचना है कि जिससे ये आसान हो जाए। तो इसके लिए जो हमने लेटर सोचा है IDWLP, ये 5 लेटर है। तो कहाँ पे इसका यूज है? आई इसके लिए है फाइनेंस कॉस्ट, तो आप तो एफ से है लेकिन आई लिया मेनली ये इसमें इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है सारे जो चीज है तो उससे रिलेटेड है, इसलिए आई से इसको सिम्बलाइज किया कि इंटरेस्ट पेमेंट्स। इस तरह से आप याद करिए, ठीक है। और डी जो लिया है डेप्रिसिएशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स और अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, ये सब आ जाएगा डी में। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स है उनके लिए तो हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं, और जो इनटेंजिबल एसेट्स है उसका जो डेप्रिसिएशन होता है उसके लिए हम लोग अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। तो ये दोनों इसमें आ गया। फिर डब्ल्यू है, ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको राइट ऑफ किया जाता है, तो ये इसको सिंबलाइज करने के लिए डब्ल्यू यूज किया। फिर एल लिया लॉस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आप बुक वैल्यू से लेस में सेल कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स को तो उसमें जो आपको लॉस होगा उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो एल से उसको दिखाते हैं। और पी आपका बैड डेट्स प्रोविजन, जो प्रोविजन हम लोग लेते हैं बैड डेट्स के लिए, इन सब के लिए है पी। तो इस तरह से इनको हमें याद रखना ये लेटर, तो कुछ आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। इसके लिए हम लोग क्या लें, देखिए हमने जो सोचा है इमली पेड़ के नीचे ड्रम बजाया, फिर वाटर पिया और लड्डू खाकर पंजा दिखाया। ये एक लंबी सेंटेंस है, तो 4 बार मेहनत करने से ये याद हो जाएगा, तो ये लेटर भी आपको याद हो जाएगा। इसको भी हम लोग पिक्चराइज करते हैं। देखिए इमली पेड़ के नीचे ड्रम बजाया,
तो ये कुछ है सीन है ड्रम बजाने का। और फिर वाटर पिया, तो देखिए पानी पिया जा रहा है। और लड्डू खाकर पंजा दिखाया, देखिए ये लड्डू खाया था उसके बाद वो पंजा दिखा रहा है। कुछ इस तरह का सीन आप लोग सोच सकते हैं और उससे ये सेंटेंस याद करेंगे। तो यहाँ देखिए, इमली पेड़ के नीचे ड्रम बजाया, फिर वाटर पिया और लड्डू खाकर पंजा दिखाया। तो ये सीन को सोचिए और इससे आप याद करिए। तो आई से हो गया इंटरेस्ट पेमेंट का, डी से डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है, फिर डब्ल्यू है राइट ऑफ, वो ले लेंगे, और एल है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, आखिर में पी है प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस, ये जो सीन आप देख रहे हैं इसको दिमाग में बैठाइए और सेंटेंस को याद करिए, उसका शॉर्ट फॉर्म जो लेटर्स है वो याद करिए। तो आप आसानी से फिर इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। ये किसको सिंपलाइज कर रहा है वो आपको याद करने में आसानी होगी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर अगला इसका जो माइनस करते हैं, अदर इनकम्स को माइनस करना है, ये सारी चीजें इसमें है। देखिए प्रॉफिट या गेन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उससे अगर आप सेल करने में आपको प्रॉफिट हो रहा है, बुक वैल्यू से ज्यादा में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगी, वो लेना है। आपका कोई प्रॉपर्टी है वहां से रेंट वगैरह मिल रहा है तो वो भी आपको लेस करना है क्योंकि मेन एक्टिविटी से नहीं आ रहा है। तो इस तरह से रिट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजंस वगैरह है, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कहीं वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रोविजन कम हो गया है उसके वजह से फायदा हुआ, इस तरह से जितने भी अदर इनकम है इन सबको यहाँ पे दिखाना है। तो क्या इसको कैसे याद किया जाए, इसके लिए लेटर हमने सोचा है प्रीड, PRID। ये क्या होता है, तो इसको भी एक सेंटेंस बना लिया जाए। पहले तो क्या ये देखें, पी जो है ये प्रॉफिट गेन के लिए आपका पी है, फिर आर जो है ये रेंट रिसीव वगैरह है उस सेक्शन के लिए आर है, फिर आई है इंटरेस्ट जो भी आपको मिल रहा है उसके लिए आई यूज कर लीजिए, और डी यूज करिए डिविडेंड वगैरह जो है रिसीव है उसके लिए आप डी याद करिए कि कोई डिविडेंड अगर मिल रहा है। तो इस तरह से प्रीड, इसके लिए भी सेंटेंस क्या होगा सोचा जाए। तो हमने ये लिया है, पीला सूरज निकला सबने रेस्ट किया, फिर इमली खाया और ड्रम बजाया। तो आप अपने मन से भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे सेंटेंस जिससे आपको ये याद करने में मदद हो। जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को आपको लेंगे, आप अपने से भी कुछ सोच सकते हैं। तो हमारा एक सलाह था वो आपको बता रहे हैं, आप और भी कुछ सोच सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। आप सेंटेंस फॉर्म में बना लेंगे तो आपको ये याद होने में आसानी होगी। और साथ ही साथ इसको पिक्चराइज भी करते हैं। ये जैसे पीला सूरज निकला सबने रेस्ट किया, देखिए वो रेस्ट कर रहे हैं, पीला सूरज दिख रहा है ऊपर। और फिर क्या किया, फिर इमली खाया, तो देखिए चाव से इमली खाया जा रहा है। और फिर और ड्रम बजाया, तो ये ड्रम बजा रहा है। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज है उससे आपको याद करने में मदद हो सकता है। पी हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आर जो है रेंट रिसीव्ड, जो पीला सूरज निकला सबने रेस्ट किया, और फिर आई है इंटरेस्ट रिसिप्ट, यहाँ जो इमली खाया तो उसके लिए इंटरेस्ट रिसिप्ट, और डी जो है डिविडेंड रिसिप्ट, ड्रम बजाया जो, तो जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो इसको सिमुलाइज करेगा। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इन वीडियो को आप रिपीट करके देख के भी इसको आप याद कर सकते हैं, इसको बार बार देखना होगा तो ये याद हो जाएगा। फिर जो है अगला हम लोग आएंगे इसमें वर्किंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके लिए देखिए ये कोड है डायल, इसको बड़ा कर दिया। डायल में आप देखिए तो बड़ा आसान है,
टेलीफोन से डायल करो, इस तरह कॉन्सेप्ट हम लोग ले सकते हैं। तो ये किस लिए है डीए, ये देखिए यहाँ डीए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स के लिए डीए, तो करंट एसेट्स को डिक्रीज कितना हो रहा है। और आईएल है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स डिक्रीज होना है और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होता है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि प्लस में डायल, प्लस के साथ आप ये वर्ड याद रखिए डायल, तो आपको ये याद आ जाएगा कि डिक्रीज एसेट डिक्रीज होगा और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा फिर। और इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि बैंक ओडी को नहीं लेना है, जो आपका करंट लायबिलिटी है उसमें बैंक ओडी को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। तो इसको भी पिक्चराइज किया है, देखिए टेलीफोन से डायल करो, तो ये याद तो आप आसानी से रख सकते हैं। तो डी हो गया डिक्रीज इन, ए है एसेट्स जो आपका, तो डी ए का मतलब एसेट्स में डिक्रीज, और आई एल हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। फिर अगला क्या है, आई ए डी एल, इसके नीचे जो माइनस है उसके लिए है आई ए डी एल, इसको इस तरह तोड़ते हैं आई ए, इसको बड़े में पहले देख लीजिए माइनस में, तो आई ए है इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, और डीएल ये इंक्रीज इन करंट एसेट हो गया, और डीएल हो गया डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, यहाँ भी बैंक ओडी को छोड़ देना है। तो डीएल डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज, तो बिल्कुल जो ऊपर वाला था उससे अलग उल्टा। तो इसको कैसे याद करें, तो इसमें देखिए आई ए डी एल चेक कराइए, तो आई ए डी एल, आई ए डी एल, इसको इस तरह से पढ़िए आई ए डी एल चेक कराइए, देखिए ये डी एल जैसे चेक हो रहा है, आई ए डी एल चेक कराइए। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे कि आई ए का मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और डी हो गया डी एल हो गया डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है देखिए पेमेंट ऑफ टैक्स, टीपी, तो इसको भी इस रूप में याद कर लें कि अंत में टैक्स पे करो। तो देखिए ये कुछ पेमेंट हो रहा है, उसी पुलिस वाले का ड्रेस भी छीन गया है पता नहीं क्यों, और उससे कुछ पैसा लिया जा रहा है, कुछ उसका टैक्स ड्यू रहा है, कुछ होगा, तो ये लिया जा रहा है, तो अंत में टैक्स पे करो, तो टी से टैक्स, पी से पेड, तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मेट को याद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए, इसको हम लोग साइड में ले लिए, यहाँ पे पहले प्रोफार्मा बना लेना है बैंक, यहाँ जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो सिंपली एक ये फॉर्मेट होगी। पहले हम लोग ये लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसको करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे IPPE, बताया था ना, तो उसको याद करेंगे, आप देखेंगे करेंगे, ये अलग से नोट बना लेना है। यहाँ आप देखिए क्या क्या चीजें हैं, अब इनमें से जो भी चीजें यहाँ पे है उन्हीं को हम लोग लेंगे और बाकी को हटा देंगे। यहाँ देखिए इंक्रीज इन रिजर्व कहीं है, तो अगर नहीं है, पहले तो नेट प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं, जो सरप्लस यहाँ दिया हुआ है, ये सरप्लस दिया है, इसको यहाँ ले लेना है। इसके बाद रिजर्व अगर नहीं है, इसको हटा दिया। प्रोपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर इंटरिम डिविडेंड, यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा है प्रोपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, ये दिया हुआ है, और इंटरिम डिविडेंड कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इंटरिम डिविडेंड पे इसको हटा दिया। तो प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो फिगर है 72,000 वो ले लिया। फिर देखेंगे
टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ देखिए टैक्स पेड भी है और प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी है। तो आपको इसको लेना है यहाँ पे। इसको हटा दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,50,000 है, ये ले लिया। अब इनको ऐड कर देना है, तो आपको ये मिल गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यही फिगर आपको ऊपर लेना है, ये पूरा आपको नोट में दिखाना है। और ये फिगर आपने ले लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इसको ले लिया आपने और इसको अलग से नोट में आप दिखा देंगे। इसके बाद आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो पहले कुछ प्लस करना होता है, फिर माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमने बताया था प्लस करने के लिए IDWLP, इसका हम लोग अब यूज करने वाले हैं। जैसे बताया था देखिए IDWLP में, तो इनमें जो भी चीजें हमें यहाँ मिलेगा उनको हमको लेना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है कि नहीं। प्रोविजन, प्रपोज, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल मशीनरी, गेन, डिविडेंड रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको हमने हटा दिया। अब डी देखिए, डेप्रिसिएशन कुछ है, ये है डेप्रिसिएशन, और बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो डेप्रिसिएशन है, इसको ये पोर्शन हटा दिया। और क्या है, एल, लॉस ऑन सेल। देखिए लॉस ये दिख रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये भी रहेगा। और प्रोविजंस में देखिए कुछ है, प्रपोज डिविडेंड, इस तरह से अगर नहीं दिख रहा है तो इसको भी हटा देना। तो ये दो ही चीज है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ ढंग से लिख देंगे अरेंज करके, ऐड डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसका वैल्यू हम लोग को ले लेना है। तो देखिए 1,40,000 है और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000 है, तो ये हम लोग ले लिए। आगे है माइनस के लिए, बताया था ना फ्रीड, तो उसका हम लोग यूज करते हैं। फ्रीड में देखिए यही था, इनमें देखें क्या क्या है। तो पहले तो प्रॉफिट गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ कुछ है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये आ गया गेन, तो इसको रखना है। फिर रेंट रिसिप्ट कुछ है, तो नहीं आ रहा, तो ये हटा दें। आई है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी चेक करें। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ कुछ नजर आ नहीं रहा है, तो इसको भी हटा दें। फिर डी है, देखिए डाउटफुल डेट्स, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ देखें डिविडेंड रिसीव्ड, ये दिख रहा है, तो ये भी रहेगा। इसमें जो चीज नहीं है उसको हटा दें, तो बचा डिविडेंड रिसिप्ट। इन दो को आपको ढंग से अरेंज करके यहाँ लिखना है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और डिविडेंड रिसिप्ट, और इसके वैल्यू को लिख देना है। तो गेन है 20,000, देखिए ये माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, और डिविडेंड रिसिप्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इसको भी माइनस करना है, तो ब्रैकेट के अंदर में ये हम लोगों ने इसको कर दिया। ऐसा आपको समझ में आ रहा है किस तरह से लेटर्स के यूज कर रहे हैं। इसके बाद होता है, यह हमें मिला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इससे ये मिल गया। तो ये फिगर हम लोग अराइव कर लेते हैं।
तो आपको देखिए 9,94,000 आ गया। ये पूरा हम लोग कंसिडर कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। माइनस प्लस तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे डायल। तो ऐड इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो देखिए कुछ है कि नहीं। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ये तो दिख रहा है। डिक्रीज कुछ दिया है? डिक्रीज इन एसेट नहीं है। तो देखिए यही खाली ले लिया, इसका वैल्यू लिख लेते हैं 1,61,000। डायल हो गया। उसके बाद क्या था, आइए डीएल दिखाइए। तो इसमें इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एक दिख रहा है और डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये दो चीज दिख रही है साफ साफ। तो इनको ले लेना। इंक्रीज इन करंट एसेट, इसका वैल्यू है 6 लाख, ये माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में है। और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये भी माइनस में होगा 64,000। देखिए एकदम आसान है, सीधे फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। तो ये लेटर हमें मदद कर रहा है। ये फिगर आ गई। इससे हमें मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि ये पॉजिटिव में आया। अगर यही नेगेटिव में आता तो हमें कैश यूज आपको करना था। तो ये फिगर मिल गई। इसके बाद क्या आता है अंत में, टैक्स पेमेंट। तो लेस इनकम टैक्स पेड यहाँ पे दिया है टैक्स। तो ये फिगर ले लिया। अब ये भी माइनस में होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें मिलेगा नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये चूंकि ये हमें मिल गया, ये पॉजिटिव फिगर है। तो इसको आप देख सकते हैं चेक करके कितना आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो आपने देखा कि उन लेटर्स को जो याद किया था, देखिए कैसे मदद किया। तो इसको आप बार बार वीडियो को देख के इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो इसी तरह से आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे भी और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको हमारे पास क्वेरी भेज सकते हैं, आपको जो भी मदद चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया, और अगर कुछ भी क्वेरी है आप कांटेक्ट करिए। मेरा ईमेल नंबर है swapanmukherjee127@gmail.com, और इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं हमको swapanvns2024 में। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स जॉगर्स। तो अगर आपको ये पसंद आया चैनल तो लाइक मार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।